नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 जुलाई 2025 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ उसका स्टैटिक जीके भी करेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 27 जुलाई। हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना हुई। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। साथियों, अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश भारत साम्राज्य में स्थापित हुआ था 1939 में, इसीलिए इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। फिर बाद में इसके 10 साल बाद यानी 1949 ईस्वी को, 1947 में देश आजाद हुआ, 2 साल बाद 1949 ईस्वी को सीआरपीएफ का वर्तमान नाम अस्तित्व में आया, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? सीआरपीएफ है। अगर पूछ दे देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, तो असम राइफल है। असम राइफल देश का सबसे पुराना 1835 का पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है। इसका पूर्व नाम था कछार लेवी। कछार लेवी असम राइफल का पूर्व नाम था। इसके साथ ही साथ बहुत सारे हमारे देश में अर्धसैनिक बल हैं। देखिएगा ध्यान से, 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के बाद आईटीबीपी का गठन हुआ था। आईटीबीपी 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन हुआ था। 1963 ईस्वी में एसएसबी का गठन हुआ था साथियों। 1963 में एसएसबी का। 1969 ईस्वी में सीआईएसएफ का गठन हुआ। सीआईएसएफ का गठन हुआ था। ये साथियों हमारे देश के प्रमुख पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल हैं। अर्धसैनिक इनको कहा जाता है। और सैनिक जो होते हैं वो इंडियन आर्मी के जवान होते हैं, मिलिट्री के जवान होते हैं। मिलिट्री साथियों रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। मिलिट्री सेना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है अर्धसैनिक बल। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम में आतंकवादियों को मार गिराया? उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन महादेव। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियों ने मिलकर के एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। इसके तहत साथियों लश्कर के कुछ आतंकी छिपे हुए थे पहलगाम में, उनको हमारे सेना के जवान और जम्मू कश्मीर स्थानीय पुलिस ने मार गिराया। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में कोनेरू हम्पी को हराकर दिव्या देशमुख ने जीत हासिल की। इसका आयोजन किस देश में हुआ? तो देखिएगा साथियों, जॉर्जिया देश है जिसकी राजधानी ट्बिलिसी है। उस जॉर्जिया देश में अभी हाल ही में 2025 का फीडे महिला शतरंज विश्व कप हुआ। वहां पर कोनेरू हम्पी को हरा करके दिव्या देशमुख ने जीत दर्ज किया। दिव्या देशमुख सामने आपको तस्वीर दिख रहा है। साथियों यह सबसे कम आयु के 19 वर्ष की आयु में, सबसे कम आयु तो कितना? 19 वर्ष। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने महिला शतरंज विश्व कप जीता, यानी सबसे कम उम्र में। अच्छा, फीडे के बारे में देखिएगा, इसका फुल फॉर्म है साथियों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डेस एचएस। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फीडे की 1924 ईस्वी में। फीडे का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने देश में है। और लुसाने कहां है? स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने? उत्तर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह अभी हाल ही में संसद टीवी के नए सीईओ बने साथियों, और इनको कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। कार्यकारी सीईओ बने हैं, परमानेंट नहीं है साथियों। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। लोकसभा महासचिव वर्तमान में कौन है? तो लोकसभा महासचिव वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। ये हैं। अभी हाल ही में इनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, इसीलिए इसको कार्यकारी सीईओ बोला जाता है। संसद टीवी साथियों पूर्व में इसका नाम अलग अलग था, लोकसभा टीवी
लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों को मर्ज करके विलय करके एक कर दिया गया संसद टीवी। पूछता है किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो याद रखिएगा रवि कपूर समिति, रवि कपूर समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी को एक करके नया नाम संसद टीवी दे दिया गया। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत सरकार के हरित इस्पात खरीद नीति के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों को अपने इस्पात का कितना प्रतिशत पर्यावरण अनुकूल तरीके से उत्पादित इस्पात से लेना अनिवार्य होगा। उत्तर हो जाएगा इसका 25%। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है अभी हाल ही में भारत सरकार ने हरित इस्पात खरीद नीति बनाई है। इस नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि सरकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में आप अगर स्टील खरीद रहे हैं तो आपको 75% ही स्टील खरीदना है, बाकी 25% आपको हरित इस्पात अनिवार्य रूप से खरीदना होगा। यह हरित इस्पात क्या होगा, तो साथियों पर्यावरण अनुकूल तरीके से, पर्यावरण का ध्यान रख करके पर्यावरण अनुकूल तरीके से जिस इस्पात का निर्माण हुआ होगा उसे हरित इस्पात कहा जाएगा। इस्पात साथियों, इस्पात अंग्रेजी में जिसे स्टील कहते हैं, यह एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु लोहा कार्बन मैग्नीज, लोहा कार्बन मैग्नीज और निकिल, इसका मिश्रण करके साथियों इस्पात बनाया जाता है। लोहा में जंग लग जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस्पात का निर्माण किया गया था। इस्पात मिश्र धातु है। इसके अलावा भी साथियों लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण भी किया जाता है लोहे का, जिसे अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जस्ता का परत अगर लगा देंगे लोहे पर तो लोहा पर जंग नहीं लगेगा। लोहे पर जंग क्यों लगता है, किसके कारण लगता है, तो लोहे पे जंग साथियों, लोहा जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीडेशन कर लेता है और ऑक्सीडेशन करने के बाद उस पर भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिससे उसका वजन भारी हो जाता है और वो भंगुर हो जाता है, उसका वजन हल्का होने लगता है। एक समय के बाद वो भारी होगा, फिर उस पे से जो जंग लगा मटेरियल है वो हटेगा तो उसका वेट हल्का हो जाएगा। इस प्रकार से लोहा जो है वो भंगुर होकर के खत्म हो जाएगा। अच्छा, खुले आकाश में अगर आप रखेंगे लोहा को तब भी उसमें जंग लग सकता है, क्योंकि वायुमंडल में भी ऑक्सीजन है। पानी के अंदर रखेंगे तो पानी में भी, पानी मतलब H2O यानी कि ओ ऑक्सीजन, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तो पानी में भी लोहा जंग लगता है, इसलिए जस्तीकरण उसका किया जाता है। छठवां करंट अफेयर पूछा गया है, इसरो ने 2026 तक नाविक मिशन के तहत कितने और नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर हो जाएगा साथियों 3। ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न जूनियर असिस्टेंट के परीक्षा में पूछा गया था। नाविक क्या है, यह हमारे भारत सरकार का अपना क्षेत्रीय उपग्रह प्रणाली है, IRNSS, यही है साथियों नाविक, इसी का नया नाम है नाविक। फुल फॉर्म देखिएगा, इंडियन रीजनल नेविगेशन, एन से हो जाएगा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये फुल फॉर्म है IRNSS का। इसका नया नाम नाविक हो गया। नाविक क्या है, यह जीपीएस का सब्स्टिट्यूट है, जो अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जीपीएस है, इसी का सब्स्टिट्यूट हमारे भारत सरकार के इसरो ने डिसाइड किया है, घोषणा किया है कि नाविक एक हमारा भी जीपीएस सिस्टम होगा। इस नाविक के तहत साथियों 7 उपग्रह स्थापित किए जाएंगे, 7 उपग्रह, इनमें से 4 पूर्व में ही स्थापित हो चुके हैं, बाकी 3 अनाउंस किया गया है कि 2026 तक स्थापित हो जाएंगे। जब 3 ये स्थापित हो जाएंगे तो टोटल 7 उपग्रह हो जाएंगे, तो फिर नाविक अपना जीपीएस सिस्टम कार्य करने लगेगा। उम्मीद है 2026 के बाद हमारे देश का अपना जीपीएस सिस्टम नाविक होगा। 7वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नया टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। उत्तर है तूतीकोरिन हवाई अड्डा। तूतीकोरिन हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश राज्य में है। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4800 करोड़ रुपए लागत से 4800 करोड़ रुपए लागत से इस नए हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तूतीकोरिन हवाई अड्डा किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। यहाँ उद्घाटन करते हुए तस्वीर दिख रही है आपको। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, लैटिन अमेरिका के 12 देशों ने मिलकर लैटेम जीपीटी नामक एक एआई सिस्टम किस वर्ष तक लॉन्च करने का निर्णय लिया है। साथियों लैटिन अमेरिकी देश जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में है, उन्हीं को लैटिन अमेरिकी देश कहते हैं। उनमें 12 देश हैं। इन लोगों ने कहा है कि लैटेम जीपीटी एक बनाया जाएगा,
जो दुनिया का सबसे बड़ा एआई सिस्टम होगा 2025 तक इसको बना लिया जाएगा। कौन बनाएगा? लैटिन अमेरिकी देश, जिसमें 12 देश हैं। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा चैट जीपीटी एआई भाषा मॉडल होगा। नाम इसका क्या होगा? लैटेम जीपीटी। लैटेम जीपीटी, लैटिन अमेरिका, ऐसे याद रख रही आप। अगला प्रश्न है, किस देश में बशर अल असद के पतन के बाद पहली बार संसदीय चुनाव होगा? उत्तर हो जाएगा साथियों सीरिया। सीरिया एशिया का देश है, एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है दमिश्कस। सीरिया में राजनीतिक संकट के बाद, सैन्य तख्ता पलट के बाद लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार चुनाव संपन्न होगा। सितंबर 2025 में पहली बार संसदीय चुनाव होगा लोकतांत्रिक तरीके से। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, कौन से देश में राजनीतिक संकट के बाद, राजनीतिक गतिरोध के बाद, सैन्य तख्ता पलट के बाद नया संसदीय लोकतंत्र स्थापित होगा? तो उत्तर हो जाएगा सीरिया। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा 2025 के लिए प्रिक्स वर्साय पुरस्कार यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा को मिला। यह किस देश में स्थित है? उत्तर हो जाएगा चीन में। चीन में साथियों एक हवाई अड्डा है, नवनिर्मित हवाई अड्डा है, सामने तस्वीर दिख रहा है, यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा। यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन का है। यह दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसे एक अवार्ड दिया जाता है, प्रिक्स वर्साय पुरस्कार। पूछेगा प्रिक्स वर्साय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सबसे सुंदर दुनिया का जो हवाई अड्डा होता है उसको दिया जाता है। किसको मिला है? तो चीन के यांताई पेंगलाई हवाई अड्डे को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अस्पताल नियोजन के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? देखिएगा साथियों, सेप 2025 सम्मेलन हुआ है। SHAPE 2025 कहां पर संपन्न हुआ है? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आर्मी अस्पताल नई दिल्ली में सेप सम्मेलन का आयोजन हुआ। सेप सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली आर्मी अस्पताल में। किस लिए हुआ है? तो अस्पतालों के नियोजन से संबंधित है यह। साथियों अस्पतालों के नियोजन से संबंध है इसका। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, महिला यूरो कप 2025 का विजेता देश है। महिला यूरो कप प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है साथियों यूरोप का। इसको अभी हाल ही में इंग्लैंड ने जीत लिया है। महिला यूरो कप है, इंग्लैंड ने जीता है, इंग्लैंड विजेता है। उपविजेता किसको हरा करके जीता पूछ दे तो स्पेन को हरा करके जीता। ट्राई ब्रेकर में जीता है साथियों, याद रखिएगा ट्राई ब्रेकर, इसे पेनाल्टी शूटआउट भी कहते हैं। पेनाल्टी शूटआउट या ट्राई ब्रेकर क्या होता है? पेनाल्टी शूटआउट या ट्राई ब्रेकर होता है साथियों हॉकी या फुटबॉल में जब दोनों टीमें समय का समापन हो जाता है और एक भी गोल नहीं कर पाई रहती है, या दोनों टीमें बराबर बराबर गोल की रहती हैं, तो उसके बाद ट्राई ब्रेकर होता है। 5-5 मौका दिया जाता है गोल करने के लिए। तो इस पेनाल्टी शूटआउट में इंग्लैंड जीत गया। सामने आपको तस्वीर दिख रहा है, इंग्लैंड की महिला टीम है। अगला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2025 में कितने सांसदों को सम्मानित किया गया? तो हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2025 17 सांसदों को दिया गया। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में आपको पूछा था पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को मिला। लोकसभा का चुनाव कितने चरण हुआ? 7 चरण हुआ। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को मिला? 17 सांसदों को मिला है। ज्यादा आपको नहीं याद करना, अपने अपने स्टेट का याद कर लेना। तो उत्तर प्रदेश का याद कर लेंगे, गोरखपुर के सांसद रवि किशन है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, इनको मिला है उत्तर प्रदेश से संसद रत्न पुरस्कार 2025। 17 लोगों को टोटल मिला। सामने आपको तस्वीर दिख रहा है 17 लोगों का। 14वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का निदेशक किसे चुना गया? उत्तर हो जाएगा अनुराधा ठाकुर। याद कर लीजिएगा, नियुक्ति वाला प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक अभी हाल ही में अनुराधा ठाकुर को चुना गया। 15वां करंट अफेयर पूछा गया, वर्ष 2028 में 33वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो साथियों हमारे भारत में होगा। याद रखिएगा यूएनएफसीसी कोप, यूएनएफसीसी का कोप 33 किस सन में होगा? 2028 में। कहाँ होगा? हमारे भारत में। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाएगा। 16वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारत और किस देश के मध्य टूना उद्योग जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन का समझौता हुआ? साथियों एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है जलीय कृषि के लिए, टूना उद्योग के लिए। किस देश के साथ? मालदीव के साथ। भारत और मालदीव टूना उद्योग जलीय कृषि के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव की राजधानी माले है।